तो दोस्तों हर साल परंपरागत हमारे राष्ट्रपति द्वारा पार्लियामेंट में एड्रेस किया जाता है और उस वक्त सरकार के उपलब्धियों के बारे में उनके द्वारा बताया जाता है। और इस मोशन ऑफ थैंक्स पे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है और रूलिंग पार्टी के जो नेता होते हैं यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। तो वाइल गिविंग रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा, खासकर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के बारे में क्या क्या कहा, जानेंगे इसी वीडियो में। तो स्वागत है आपका स्मार्टन्स पे। जब हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने बस 2 लाइंस में फार्म बिल्स के बारे में कहा था कि ये आर्थिक सुधार हमारे किसानों और देश के लिए जरूरी है। और जब लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे तब उन्होंने इन फार्म बिल्स पे विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों आपको आजकल पता ही होगा कि किसानों के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा बोला जा रहा है कि जब किसान ने ये कानून मांगे ही नहीं तो उसे क्यों दिए जा रहे हैं, मतलब जब मांगा ही नहीं तो क्यों देना। तो इस पर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये कोई सामंतशाही नहीं है कि कोई मांगेगा और उसके बाद सरकार उसको देगी। सरकार को खुद से जनता का हित देखकर कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, ना कि किसी के मांग करने के बाद। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो खुद इनिशिएटिव लेकर जनता की भलाई के लिए कुछ नए कानून लाए। और इस कृषि कानून को उन्होंने पिछले जो कुछ नए कानून बनाए थे उनसे जोड़ते हुए कहा कि हमने दहेज कानून, ट्रिपल तलाक, शादी की उम्र बढ़ाना, चाइल्ड मैरिज के विरोध में कानून लाना, बेटियों को संपत्ति में हक दिलाना, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये सब नए कानून लाए। और ये कानून लाने के लिए हमें किसी ने भी नहीं कहा था, पर प्रगतिशील समाज के लिए हमें ये कानून लाने पड़े। पर आप अगर फैक्ट चेक करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तलाक, बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन हुए थे। 3 तलाक के विरोध में महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स में भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठाई थी। बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हम सालों से आंदोलन देखते आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा जो किसानों को पहले मिलता था क्या उसमें कोई बदल हुआ है, बल्कि किसानों को एक और व्यवस्था या फिर एक और ऑप्शन मिल गया है कि जहां उनको ज्यादा फायदा हो वो वहां जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी कानून का विरोध तब सही है जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। देखिए दोस्तों, अब तक हमारे किसान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला है कि वो एपीएमसी मंडीज में जाके अपनी उपज बेचे और दूसरा सरकार जो एमएसपी देती है उसकी मदद से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू सरकार को बेच सकता है। पर दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के ही सर्वे अनुसार बस 6% फार्मर्स को एमएसपी का फायदा मिलता है। मतलब 100 में से बस 6 किसान के पास ये 2 ऑप्शन मैंने जो बताए वो एक्चुअल में होते हैं। अब सरकार ने एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। मतलब किसान अब अपनी फसल सीधा बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके बेच सकता है। तो किसानों का यहाँ पे कहना है कि आप ये नया तीसरा ऑप्शन लाने की बजाय जो एमएसपी है उस पे एक पक्का कानून बनाएं और ज्यादा से ज्यादा किसानों को एमएसपी का लाभ दें। और इस तीसरे ऑप्शन से उनको ये डर है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के आने से उनकी एपीएमसी मंडियां बंद ना पड़ जाए। क्योंकि देखिए जब किसान बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाएगा तब हो सकता है कि एपीएमसी मंडीज में उसका होने वाला व्यापार कम हो जाए। और जाहिर सी बात है अगर व्यापार एपीएमसी मंडीज में कम होगा तो सरकार भी उसका मेंटेनेंस नहीं रखेगी और ऐसे करते करते कुछ देर बाद एपीएमसी मंडीज बंद पड़ जाएगी। और इसके बाद हो सकता है कि किसान के पास फिर से 2 ऑप्शंस बचे, पर इस बार वो 2 ऑप्शंस होंगे एमएसपी और कॉर्पोरेट सेक्टर। अब एमएसपी का क्या हाल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बचा सिर्फ एक कॉर्पोरेट सेक्टर। तो दोस्तों प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी कंपनी शुरुआत में सामने वाले का फायदा कराती है, फिर उनको अपने विश्वास में लेती है और फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर आखिर में अपना फायदा निकाल ही लेती है। जैसे आपने कोई एक ऐप देखा होगा जिसमें पहले तो सब कुछ फ्री रहता है, फिर जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऐप से जुड़ते जाते हैं उसके बाद वो नए नए सब्सक्रिप्शंस करने के लिए बोलते हैं, फिर कोई ऐप डिलीवरी चार्जेस लगा देता है और ऐसे नए नए चार्जेस लगाकर वो अपना फायदा करा ही लेते हैं। और वैसे ही हो सकता है कि शुरुआत में किसानों का फायदा कराने के लिए वो उनसे ज्यादा दाम में उपज खरीद ले और एक बार किसानों को विश्वास में ले लिया
तो हो सकता है कि अपने फायदे के लिए वो उसके बाद कम दाम में किसानों से उपज खरीदना शुरू कर दे, और इस तरह प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाने के कारण भारत के किसान का नुकसान हो सकता है। और जैसे हमारे पीएम ने कहा है कि ये सब अफवाह फैलाई जा रही है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो देखिए, अगर हम कोई नई चीज अपनाते हैं तो उसके फ्यूचर में होने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सोच के ही तो अपनाते हैं। तो अगर हमारे किसान को ये नया कानून अपनाना है तो उसको इन सब चीजों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से उसका ये सोचना और ये डर बिल्कुल जायज है। और रही बात एमएसपी की, प्राइम मिनिस्टर जी ने राज्यसभा में कहा था कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो किसान का यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप बोल ही रहे हो तो कानून में भी लिख दो। और साथ में उन्होंने कहा था कि छोटे किसानों को, छोटे किसान मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और ऐसे पूरे भारत में 85% किसान है। तो प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि छोटे किसानों को इस नए कानून से फायदा होगा। इन कानूनों में लिखा हुआ है अब किसान अपनी उपज देश के किसी भी कोने में जाकर बेच सकता है, और एपीएमसी मंडीज में जो कमीशन लेने वाला एजेंट होता था उससे भी किसानों को अब छुटकारा मिलेगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले भी भारत का कोई भी किसान अपनी उपज देश के किसी भी राज्य में जाकर बेच सकता था। बट हाँ, जो एपीएमसी वाला एजेंट था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे कि किसानों की ये उपज वो बस उसके डिस्ट्रिक्ट में ही बेच सकता था। और यहाँ पे एक सवाल भी आता है कि क्या हमारे छोटे किसानों को दूसरे राज्य में जाकर अपनी उपज बेचना फाइनेंशियली पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि देखो, 500-600 किलोमीटर दूर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च करना, और अगर वहाँ माल जल्दी ना बिका तो धान खराब ना हो जाए इसलिए वहाँ स्टोरेज की सुविधा करना, तो ये सब बात ध्यान में रखते हुए शायद ही हमारे छोटे किसान को अपना माल दूसरे राज्य में जाकर बेचना अफोर्डेबल होगा। तो इसी वजह से जनरली हमारा जो छोटा किसान है वो पास के ही एपीएमसी मंडीज में जाकर अपना माल बेच देता है। और हो सकता है कि जब हमारा ये छोटा किसान बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज में माल बेचने के लिए जाए तो वो उनके साथ निगोशिएट ना कर पाए, और तब उनके बीच में जो डील होगी वो अनइक्वल हो सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ जो खरीदार है मतलब जो कंपनीज है वो ज्यादा सामर्थ्यवान है बेचने वाले से मतलब किसानों से, तो शायद कॉरपोरेट सेक्टर की डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ सकती है। अब लगे हाथ एक और चीज की बात हम कर ही लेते हैं। जो ये तीसरा कानून है उसमें बोला गया है कि जो ये खरीदार है मतलब व्यापारी हो या प्राइवेट कंपनीज हो, वो उनको चाहिए उतना धान का स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, व्यापारियों पे एक रिस्ट्रिक्शन रहता था कि वो एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद स्टोरेज नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्या करते थे, मान लो प्याज का स्टोरेज करके रख दिया और मार्केट में प्याज ना होने के कारण जब उसकी कीमत बढ़ जाती थी तब वो जो स्टोरेज किया हुआ प्याज है उसको बाहर निकालकर ज्यादा दाम में बेच देते थे और अपना फायदा करा लेते थे। तो इसी वजह से इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 बनाया गया था ताकि व्यापारी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज ना कर सके। और अब देखिए, अब उनको खुली छूट मिल गई है, तो इससे क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन आ सकता है। मतलब अब ये खरीदार क्या करेंगे, जब धान का रेट बहुत कम हो तब एकदम से बहुत सारा धान किसानों से खरीद लेंगे और उसको काफी देर तक स्टोर करके रखेंगे। जब अगले सीजन में हमारा किसान उनके पास बेचने जाएगा तब वो बोल सकते हैं कि हमारे पास तो पिछले वाला ही पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आपको बेचना है तो पिछली बार जो आपने 1000 रुपए में बेचा था वो अब आप 500 रुपए में बेच दीजिए। अगर 500 में देना है तो दीजिए, वरना हमारे पास तो स्टोर किया हुआ पड़ा ही है। और इस कानून के अनुसार सरकार इस स्टोरेज पर तभी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी जब कुछ नेचुरल डिजास्टर या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आन पड़ेगी। तो आप सब देख सकते हैं कि सरकार का जो प्रेजेंस था, चाहे वो फिर प्राइस के रिस्ट्रिक्शन पे हो या स्टोरेज के रिस्ट्रिक्शन पे हो, वो सब अब मेनली इस कानून की वजह से चला जाएगा। क्योंकि वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, इमरजेंसी ये कभी कभार ही होते हैं। और ये बात भी है कि जब तक गवर्नमेंट का हर सेक्टर में हाथ है तब तक देश की जनता का भला होगा। पर अगर प्राइवेट सेक्टर का हाथ बड़ा होने लगे तो शायद ही प्राइवेट सेक्टर अपने फायदे की बजाय जनता के फायदे के बारे में सोचे। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो सबसे बड़ा है। 40 to 45% देश के लोग
इस पे आधारित है, तो खासकर इस सेक्टर में तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पे नए कानून लाए, क्योंकि जो एमएसपी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे बस 100 में से 6 किसान ही नहीं बल्कि 100 में से 100 किसानों को एमएसपी का फायदा हो, बजाय प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने के। तो वापस आते हैं प्रधानमंत्री जी पे। तो उन्होंने कहा कि लगातार किसानों से बातचीत हुई है और बातचीत में किसानों की समस्या ढूंढने का भी प्रयास किया गया, और आज भी किसान आकर हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर हमें कन्विंसिंग लगे तो हम बदल देंगे। और होपफुली ऐसे ही बातचीत से ये मसला सुलझे, बजाय जैसे हमने कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा। और किसान आंदोलन को उन्होंने पवित्र बोलते हुए कहा कि कुछ आंदोलनजीवी अपने फायदे के लिए इसे अपवित्र बना रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ आंदोलनजीवियों के कारण जो पवित्र किसान हैं उनके वहां इंटरनेट शटडाउन करना, बड़ी बड़ी किले लगाना, टैक्स पेयर्स के पैसों से जो रास्ते बनते हैं उनको खोदना, तो क्या ये सब इन पवित्र किसानों के आंदोलन को अपवित्र नहीं करता? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।